रैग्नारॉक शुरू हो चुका था। इंसान आपस में ही खुद को खत्म कर चुके थे और बाकी की बची सारी रेल्म्स के अलग अलग क्रीचर्स लोकी के साथ गॉड्स का नामो निशान मिटाने को तैयार थे। अब बढ़ते हैं युद्ध की ओर। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए आते हैं असली रैग्नारॉक की तरफ। जो दीवार एसगार्ड को बाहर के हमलों से बचाती थी, वो गॉड्स की कायरता भी दिखाती थी और ओडिन कायर नहीं था तो दूसरे गॉड्स के साथ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हुआ। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। थॉर अपना हथौड़ा उठाए एक साथ कई सारे जायंट्स को यूं ही मार रहा था। उनकी लड़ाई उस लेवल पे थी कि जब वो सेनाएं आपस में टकराई तो पूरी 9 रेल्म्स हिल रही थी और महान पेड़ खुद कांप रहा था। फ्रेयर, जिसकी जादुई तलवार वो इस युद्ध से पहले किसी को दे चुका था, पहला गॉड बना जो सर्टर के हाथों कुचला गया। उसकी मौत शुरुआत थी गॉड्स के कत्लेआम की। गार्म, वो वुल्फ जो हेल में चेन से बंधा हुआ था और मौत की दुनिया का रक्षक था, वो भी अपनी चेन तोड़ के युद्ध में भाग लेने आया था और उसने सीधा टीयर पर हमला किया। एक अच्छा योद्धा, युद्ध का देवता टीयर ऐसे नहीं मरने वाला था। पर गार्म कोई आम वुल्फ नहीं था और दोनों की लड़ाई का अंत हुआ जब टीयर गार्म के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, पर गार्म भी टीयर को मार देता है। पर फिर युद्ध में एंट्री हुई उसकी, जो थॉर का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो जायंट जिसे थॉर नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वो जायंट जिसके बस में पहले पूरी दुनिया थी, योरमनगेंडर, लोकी का बेटा वर्ल्ड सरपेंट, सबको मारता हुआ युद्ध में आगे बढ़ रहा था। जब थॉर उसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक चमक आती है। उसके साथ ही गॉड्स मारे जा रहे थे पर वो तैयार था उस विशाल सांप पर जीत पाने को। थॉर उस पर हमला करने जाता है। अपनी स्पीड और अपने पावरफुल वारों से वो सांप को मारता है। वर्ल्ड सरपेंट उसे निगलने की कोशिश करता है, उसे जहर देने की कोशिश करता है, पर गॉड ऑफ थंडर बहुत ताकतवर था। दोनों की फाइट इतनी एपिक थी कि कई गॉड्स लड़ना छोड़कर उन पर ध्यान देने लग गए थे। थॉर जानता था कि आज जीत उसकी होगी और वो हथौड़े से सरपेंट के मुंह पे मारता है और सरपेंट वार करना रोक देता है, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। पर थॉर अपना काम पूरा किए बिना हिल भी नहीं सकता था और वो सरपेंट पर एक और वार करता है। एक वार इतना पावरफुल कि आसमान गरज उठता है और सरपेंट की बॉडी अपनी आत्मा छोड़ देती है। थॉर गर्व से और खुशी से भर गया था, पर मरते हुए भी सरपेंट अपने अंदर का जहर हवा में छोड़ देता है और थॉर वहां से निकल नहीं पाता। वो सरपेंट की बॉडी के पास ही गिरता है। उसका अंत आ रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो वहीं मारा जाता है। ओडिन अपने बेटे को खोने का दुख भी नहीं मना सकते थे क्योंकि उनके सामने खड़ा था फेनरीर, लोकी का विशाल वुल्फ बेटा, जो ओडिन की सेना को चबाए जा रहा था। ओडिन की मौत उसी के हाथों लिखी थी, पर ओडिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। पर वो कोई कायर नहीं था और वो आगे बढ़ता है, फेनरीर पर वार करता है। पर फेनरीर के दिमाग में बस यादें थी कि कैसे ओडिन ने उसे कैद किया था और वो ओडिन को चबा जाता है। ओडिन इतना ताकतवर और बुद्धिशाली था, पर फेनरीर का खाना बनने से खुद को नहीं बचा पाया और सारे गॉड्स का राजा मर चुका था। पर ये सब देख रहा था वीडार, ओडिन का बेटा और बदले का देवता। जैसे ही ओडिन की मौत की खबर युद्ध के मैदान में फैलती है, वो सहन नहीं कर पाता और वो फेनरीर के सामने जाता है। फेनरीर उसे भी चबाने की कोशिश करता है, पर वीडार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो फेनरीर के जबड़े को ही पकड़ लेता है और अपने शरीर की ताकत से वो फेनरीर का जबड़ा ही तोड़ देता है और फेनरीर वहीं मर जाता है। उधर हेमडाल, जो सब कुछ देख सकता था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो योद्धाओं को अपनी तलवार के नीचे कुचलते हुए लोकी के पास गया, जो इस तबाही को देख के हंस रहा था। आखिरकार उसने गॉड्स को हरा दिया था। अब हेमडाल सब कुछ देख सकता था, पर लोकी का दिमाग कोई नहीं पढ़ पाया था और उन दोनों में तलवारों से लड़ाई होती है। उनके चारों ओर युद्ध का मैदान खाली करा दिया जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे और खुद को बचाए जा रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब लगा कि ये युद्ध अनंत काल तक चलेगा, लेकिन तभी शरीर को चीरने वाली आवाज गूंजती है। लोकी और हेमडाल दोनों एक दूसरे को एक साथ मार चुके थे। दोनों ने रिस्क लिया खुद को डिफेंड नहीं करने का और अब दोनों मौत के घाट उतार दिए गए थे। 9 रियासतें आपस में गिर रही थी, पानी सबको डुबा रहा था। तभी सर्टर ने अपनी तलवार को जमीन पे मारा और आग की लपटों में युद्ध का मैदान और एसगार्ड सबको अपने अंदर ले लिया। सब कुछ जल रहा था, कुछ भी नहीं था जो बच गया हो।
आग इतनी तेज और गर्म थी कि लाशें उसमें राख बनती जा रही थी और सर्टर जो आखिरी जीता जागता बचा था उसे भी पानी ने अपने अंदर समा लिया और हर चीज का अंत हो गया। उसके बाद आखिरकार जब सब कुछ शांत हो गया तो बचे हुए वर्ल्ड ट्री में एक छेद से बाहर निकली एक औरत लीफ और एक आदमी लिथ्रसीर। गॉड्स को पता था कि ये उनका अंत है और ना सिर्फ उनका बल्कि पूरी दुनिया का अंत है, पर एक नया सवेरा जरूर होगा और उन्होंने ही इन दोनों को छुपाया था ताकि 9 रेल्म्स खत्म होने के बाद बाल्डर मौत से आजाद होके वापस गॉड बनेगा और इस नई दुनिया के ऊपर अपनी दया से देखेगा। वहीं ये आदमी और औरत इस नई दुनिया को चलाएंगे अपनी जनसंख्या बढ़ाकर। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये थी कहानी धरती पर गॉड्स और उनके चमत्कारों के अंत की और कैसे मॉडर्न इंसान धरती पर शुरू हुए थे उनकी। अब रैग्नारॉक असल में एक भविष्यवाणी थी जो होना तय था। अब रैग्नारॉक, आर्मेगेडोन और अपनी महाभारत, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और तीनों में फर्क इतना है कि महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री है। अब आर्मेगेडोन की पूछो तो वो क्रिश्चियन हिस्ट्री की बैटल थी। तो महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, रैग्नारॉक के बारे में तुम्हें बता ही दिया। अब तुम्हें आर्मेगेडोन के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना क्रिश्चियन माइथोलॉजी। बाकी मिलता हूँ किसी और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। और हाँ, बेन 10 पर भी एक वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो चाहो तो कमेंट कर देना उस पर भी।